अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान में SCO इजलास की मेज़बानी हो रही है और इस सिलसिले में जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हम इस्लामाबाद से भी डिटेल्स इस वक्त क्या हैं, गहमा गहमी वहाँ पर क्या है और ये जो इजलास है पाकिस्तान के लिए क्या मतलब और क्या अहमियत रखता है, सब कुछ जानेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा बात करते हैं ये जो पाकिस्तान की दाखिली सियासत है इसके ऊपर, और ख़ासकर ये जो हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाहती है, अदलिया से मुतल्लिक बड़ी बड़ी चेंजेस, और इसकी बुनियाद है वो इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान में एक टेंशन जो कि हम काफ़ी महीनों से देख रहे हैं जारी है। अब इसमें लेटेस्ट एपिसोड ये हुई है कि मलिक अहमद ख़ान साहब का एक बयान मंजर आम पर आया है जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ एक बार फिर ये बात कहते हैं कि मावराए आइन, मावराए कानून फैसले जिनमें किसी एक सियासी जमात की तरफदारी करने का उनसे नज़र आता है, सियासत होने की झलक नज़र आती है, बल्कि वो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास इससे मुतल्लिक कुछ सबूत हैं। क्या कहते हैं वो, खुद सुने। तारीखी एतबार से कई जजमेंट्स आज तक ऐसी आ चुकी हैं जिन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। कोई हार्ड एंड फास्ट एक बिल्कुल एक तयशुदा असूल है कि लॉ ने प्रिवेल करना है, तो लॉ जो कह रहा है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और मैंने इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा है कि अगर एक जजमेंट वो फ्लॉड जजमेंट है और वो जजमेंट किसी पॉलिटिकल एजेंडा पर दी गई है, नज़र आ रहा है, लॉब साइडेडनेस ऑफ फ्यू जजेस वो भी नज़र आ रही थी, तो आप क्यों किसी बात पर रुक रहे हैं? आप वो लॉब साइडेडनेस हमें मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है उमर अता बंदयाल साहब के साथ, उनकी कोर्ट के अंदर वो लॉब साइडेडनेस थी। अब अगर वो किसी फैक्ट पर बेस्ड फैसला देते, वो फैसले को हम कभी मोतरज़ ना होते। मेरे पास तो ऐसे भी एविडेंसेस हैं। मैं तो अब मेरी बात मलिक साहब मुतात है और वो इसलिए कि मैं एक आईनी ओहदे पे हूँ। अगर मैंने ये बात कहनी है तो बार सूरत मैं ये इस अंदाज से कह सकता हूँ कि मेरे पास तो ऐसे एविडेंसेस भी हैं कि कुछ मुअज़्ज़िज़ अरकान जुडिशरी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कह रहे हैं जाके तैयारी करो इलेक्शन लड़ने। मेरे पास तो ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो कि पेपर पर लिखे पड़े आए हुए हैं, जो कि फ़ैसलों की सूरत में हैं, जो कि इस बुनियाद पर दिए गए हैं कि एक जमात को फ़ायदा कैसे दिया जा सकता है। मेरे पास तो ऐसे एविडेंसेस भी हैं, वो सबके पास हैं, जिसमें आइन के चंद आर्टिकल्स को मुअत्तल करके एक मफरूज़े की बुनियाद पर यह तय किया गया है कि ये इस जमात को फ़ायदा दिया जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मलिक अहमद ख़ान साहब कहते हैं कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि कुछ जज साहिबान एक सियासी जमात को कहते हैं कि जाओ जाके इलेक्शन की तैयारी करो। अभी जो बात कह रहे हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, बहुत बड़ी बात और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा। क्या अहमियत है इसकी, और अगर वाकई में ऐसा है तो मलिक अहमद ख़ान साहब ये मंजर आम पर क्यों नहीं लाते, कौम को क्यों नहीं बताते कि सच क्या है क्या नहीं? यही सवाल हमने अपने तज्ज़ियाकारों के सामने भी रखा है और इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमद, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या अहमियत है मलिक अहमद ख़ान साहब की ये बात करने की, और वजह क्या समझती हैं? अगर सबूत हैं उनके पास तो इतना प्रोलॉन्ग करने की और ये इस तरह की बातें करने की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की वजह क्या? लाएं सामने रखें। देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये क्यों अभी तक सामने नहीं लाया, ये तो मलिक अहमद ख़ान साहब भी बता सकते हैं, और अगर उनसे रब्ता हुआ तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। लेकिन आपको याद होगा लीना कि मैंने भी इस एक जो ये निजी महफिल की जो बात जो ये कर रहे हैं, इसका हवाला मैंने भी दिया था कि हुकूमत ये कहती है कि उनके पास जो है इस बारे में जो इतलात है या एविडेंस है कि वहाँ पर किसी सीनियर जज ने इस तरह की जो है बात की थी। और ये वैसे नून लीग के एक दो और लीडर्स भी ये कुछ TV टॉक शोज़ के अंदर भी इसका हवाला दे चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जी अगर 25 अक्टूबर तक ना हुई अमेंडमेंट्स तो फिर उसके बाद जी इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, ये नहीं बताते इसमें। एक तो खैर बिल्कुल अगर कोई ऐसी चीज़ है तो सामने लाना चाहिए, लेकिन लीना, क्या अगर एक निजी महफिल में, यानी हम लोग भी अगर आपस में, हम 5 लोग हैं, हम किसी प्राइवेट महफिल में बैठकर जो बात करते हैं तो वो अगर सामने आए तो वो तो उसका एक बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट भी कई बार डिफरेंट होता है, कोई और तरह की चीज़ें बातें हो जाती हैं। क्या असल में ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कराएगी कैसे?
मतलब कि अदलिया कैसे इलेक्शन कराएंगे? इस तरह इतना आसान काम तो नहीं है। तो जाहिर बात है इसके अंदर क्या एविडेंस है, बहुत सारा इसमें टाइम भी लगता है। और हमने देखा कि 2018 में भी जब ब्रेकिंग एलिगेशंस के बावजूद ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई नए इलेक्शंस हुए या कोई ऐसी चीज खुल गई। तो ये रूमर्स की बेस के ऊपर या अगर किसी प्राइवेट महफिल में ऐसी कोई बात भी, इस बेस के ऊपर आप करना क्या चाह रहे हैं? आप अदलिया को लाना चाह रहे हैं अंडर प्रेशर। आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं उसके थ्रू आप चाह रहे हैं, एक तो खैर एक ये भी था कि जी चीफ जस्टिस साहब जो अगले बनने वाले हैं यानी मंसूर अली शाह साहब, उनका रास्ता भी रोका जाए, ये भी हमने एलिगेशन ये चीजें सुनी थी। तो अगर आप ये रूमर्स की बेस के ऊपर या किसी प्राइवेट महफिल की कन्वर्सेशन की बेस के ऊपर आप ये चीजें कर रहे हैं तो ये तो गलत होगा। देखिए असल में तो आप इवन अगर मंसूर अली शाह साहब और भी बहुत सारे जजेस इस तरह के हैं इस वक्त अदलिया में जिनको हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जजेस है, उनकी जो उनकी अगर पुरानी आप देख लें, उनके वर्डिक्ट्स भी देख लें, उनकी जजमेंट्स भी देख लें, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, अच्छी जजमेंट्स हैं। आप उनसे कुछ से डिसएग्री कर सकते हैं, कुछ से नहीं। जहां तक उन्होंने माजी के जजेस की बात की, वो तो मलिक अहमद खान साहब के पास बिल्कुल आई एम श्योर के एविडेंस होंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि ये जनरल बाजवा के भी से भी करीब है। और आपको मालूम है कि 63A पे मैं भी ये बात कर चुकी हूँ, और जो उन्होंने बंदयाल साहब की कोर्ट की बात की, लॉ ऑफ साइडेड, और जो उन्होंने इस तरह की जो आइन और दूसरी बातें की, तो 63A का उन्हें मालूम होगा बहुत अच्छी तरह के किसके कहने पर वो जजमेंट आई और क्यों आई, किसको फेवर किया गया। फिर हमने साकिब निसार कोर्ट भी देखी है, बाकी भी इस तरह के हमने चीजें देखी है। लेकिन ये कहना जिस तरह काजी साहब हों, काजी फाइज ईसा साहब हों या मंसूर अली शाह साहब हो, इनको आप इफ्तिखार चौधरी या साकिब निसार या उमर बंदयाल से आप नहीं मिला सकते। ठीक है, हमें फ्यूचर का तो नहीं पता होता लीना, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जजेस को ये प्रेशराइज करने की इस तरह की बातें की जाती हैं कि अगर कुछ ट्रिब्यूनल्स के मामला या इस तरह की चीजें वो ऐसे फैसले ना आए कि वो लगे कि जी गवर्नमेंट को विक्टिमाइज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक जस्टिफिकेशन फॉर द अमेंडमेंट्स, प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जब भी अगर आई तो वो उसकी भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, एक विक्टिमहुड की भी, कि अगर कल को कोई ऐसी चीज होती है, कोई फैसला इस तरह का आता है जो पीटीआई को फेवर करता है और इनको नहीं करता, तो उसमें कहेंगे कि देखिए हमने तो पहले ही बताया था कि इस तरह की बातें हो रही थी। अब प्राइवेट या निजी महफिलों की बातों से मेरा नहीं ख्याल के इतने बड़े बड़े फैसले जो है वो लेने बात चाहिए। सिर्फ यही है, ये यकीनन आपने भी पहले बताया था, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, जो अफवाह है। लेकिन जब मलिक अहमद खान साहब ये बात करते हैं और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इस मुतल्लिक सबूत मौजूद है कि इस तरह की कोई बात कही है, यकीन दहानी करवाई गई है, तो इरशाद भट्टी साहब क्या मतलब लिया जाए फिर इसका? अभी महमल ने भी इस तरफ इशारा किया, ख्वाजा आसिफ साहब तो बड़ा खुल के कह चुके हैं कि ताकतवर हलकों से जो साजबाज है मलिक अहमद खान साहब की वो है और ढकी छुपी नहीं है। तो जब मलिक अहमद खान साहब ये बात करते हैं और ये पैगाम देते हैं तो क्या मतलब लिया जाए इसका? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले मैं अपने प्यारे महबूब कायद के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद के लोगों का हाल है आज के दिन और जिस तरह मैं ऑफिस पहुंचा हूं, ये सारा हमें कबूल है। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे पता है, मैं आपको फ़ोन करता खुद लेने आ जाते, मैंने आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया। और मैं बताना चाहता हूं कि आज मैंने दूध के बगैर चाय पी है और बासी ब्रेड खाई है। मैं हर मुसीबत कुर्बान आपके लिए, बस सिर्फ ये पहुंचाना था कि ऑफिस कैसे पहुंचे आप? घर में आपके पास ताजी ब्रेड और ताजा दूध नहीं है? कल मंगवा के रख लेते आप। नहीं मैडम शेख, आप एलीट क्लास के हैं, मैं लोअर मिडिल क्लास का गरीब हूं। आपसे ब्रेड का ही पूछा, ये नहीं पूछा सर आप केक क्यों नहीं खाते अगर आपके पास ब्रेड नहीं है? तो ये बता दे मुझे, दफ्तर कैसे पहुंचे हैं आप? मैडम शेख कुछ ना पूछिए, मैं आज कोई 18 रास्ते बदल कर 4 मरतबा वन वे पे आकर और 6 नाकों को चकमा दे के यहाँ पहुंचा हूँ। जी शुक्रिया महमल, शुक्रिया। तो शहबाज शरीफ साहब, आई लव यू। अच्छा मैडम शेख, अब मलिक अहमद साहब के सवाल पे आते हैं कि, और सवाल पे आने से पहले मुझे 3 ही मिसालें याद थी, हालांकि 18-19 याद थी, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रही क्योंकि ऐसा पहुंचा हूँ धींगम मुश्ती में। बातें करोड़ों की और फिर जब पूछो तो दुकान पकौड़ों की। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वैसे आज तक मुझे हाथी कोई मिला नहीं है, किसी से पूछूं। एजाज भाई जो वो एक कैंप में हाथी घुसाने की बात करते हैं, पता नहीं उसके हैं किसके हैं। चीचो चीच गंडेरियां, 2 तेरियां 2 मेरियां, उतू तू रोड़ा पाई जा, विचू विचू खाई जा। मैडम शेख, सवाल ये है कि आपका बड़ा दिलचस्प कि मलिक अहमद की जानिब से सबूत मंजर आम पर ना लाने की वजह क्या है? मैडम शेख, आपको याद है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयानिया बनाया गया था कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बिठा दी गई।
मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दूसरी मरतबा हुकूमत में है, कभी कोई सबूत या उन बंदों को सामने लाए हैं जिन्होंने RTS बिठाकर इमरान खान को जितवाया? मैडम शेख, आपको याद है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जानिब से इमरान हुकूमत में लगाया गया कि हम पर जाली मुकदमात बनाए गए, और मैडम शेख कभी 2-4 बंदे पहुंचे हों हद के इज़्ज़त के सिलसिले में कि ये यार आपने क्या जुल्म किया, हम पे जाली मुकदमे बनाए और अदालत आए हों? मैडम शेख, आपको याद है कि मरीम नवाज साहिबा के होटल का दरवाज़ा टूटा था और फिर फरमाया गया था कि हमें मालूम है किसने दरवाज़ा तोड़ा और किसके कहने पर तोड़ा। और कभी कोई आपको याद हो कि मरीम नवाज साहब आप चीफ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने कभी उन दरवाज़ा तोड़ने वालों को और किन के कहने पर तोड़ा था उनको सामने वो लाई हों या सबूत मंजर आम पर लाई हों? मैडम शेख, आपको याद है कि एक ट्वीट आया था, हुसैन नवाज़ उन दिनों लंदन में थे और मरीम नवाज़ यहाँ थी, दोनों के ट्वीट आए थे कि नवाज शरीफ साहब को नैब की हिरासत में जहर दिया गया है। कभी कोई पता चला कि उसके बाद किसी ने उस हवाले से कोई बात की, कोई सबूत मंजर आम पर लाए गए हों? मैडम शेख, आपको याद है कई मरतबा, 3 मरतबा तो मैंने भी सुना है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुझ पर जो जाली झूठा मुकदमा 15 किलो हीरोइन का बनाया, मैं पहुंच गया हूं किसने बनाया है। कभी कोई राना सनाउल्लाह साहब इस पहुंचने के अलावा पहुंचे हों कहीं कि उनको किसी अदालत में लाए हों? मैडम शेख, आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून एक अरसे से और पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि फ़लाँ जजेज़ ने सहूलतकारी की इमरान खान की, कभी कोई उन जजों को एक सबूतों के साथ अदालत में कोई लाया गया हो? अब तो सारे रिटायर्ड हो चुके हैं जिन पर वो इल्ज़ाम लगाते थे। मैडम शेख, आपको याद है कि खैर ये तो मैं बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलो कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया या इमरान खान यहूदी एजेंट है, कभी कोई सबूतों के साथ ऐसी बात मंजर आम पर आई हो? और मैडम शेख, आपको एक जज अरशद मलिक याद होगा, मरहूम, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसकी ऑडियो वीडियोज़ आई और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहना पड़ा कि जो ऑडियो वीडियो लाए वही हट गए, वापस बेयारो मददगार हो गई। और आपको याद है मैडम शेख कि नवाज शरीफ साहब अभी कल कह रहे थे कि मेरे पास एक ऑडियो पड़ी हुई है साकिब निसार की, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने इमरान खान को लाना है। अब मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने कहाँ सजा के रखी हुई है, वहाँ से वो उठाना नहीं चाहते या अदालत में लाना नहीं चाहते या साकिब निसार को अकाउंटेबल नहीं करना चाहते। और मैडम शेफ, आखिरी बात, आपको वो याद है राना शमीम का हलफनामा जो लंदन में बना था और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और जब अतर मिनल्ला साहब ने पूछा तो गैर मशरूत माफ़ी मांग कर राना शमीम पतली गली से निकल गए। मैडम शेख, मलिक अहमद साहब के पास अगर सबूत हैं कि एक सियासी जमात के कुछ जज कह रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारी करें, तो स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले मेरे मलिक अहमद खान साहब ये सबूत किसी अदालत में दे जाते या किसी बंदे की ड्यूटी लगा जाते कि इरशाद भट्टी को दे दो ताकि उसका तो मुंह बंद हो। मैडम शेख, क्यों ये ऐसा होता है? आप इस पे आ जाएं। हालांकि आप यकीन करें, मैंने बड़ी ऐसी लंगर गप्पें सुनी हैं कि फ़लाँ जज मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं, फ़लाँ जज आज भी मुस्लिम लीग नून को मशवरे दे रहे हैं, फ़लाँ जज ने कहा है कि आप दोबारा गिनती के जितने भी सीटें लाएंगे हम हुकूमत को वो सीटें दे देंगे। लेकिन ये सुनी सुनाई लंगर गप्पे हैं। तो मैडम शेख, क्यों ऐसा हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं और इनके कोई सबूत नहीं है इनके पास। इस वजह से हो रहा है कि एक सियासी बयानिया बनाना होता है, इस वजह से हो रहा है कि राई का पहाड़ बनाना होता है, इस वजह से हो रहा है ऐसी गुफ्तगू करके और ऐसे हरबे आजमा कर मुतलका हलकों को प्रेशराइज करना होता है और कुछ शख्सियात पर दबाव डालना होता है। और इस वजह से हो रहा है कि चूंकि एक तीर से कई शिकार करने हैं, और इस वजह से हो रहा है कि चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इस वजह से हो रहा है कि मकसद सबूत नहीं होते, मकसद किसी चीज़ को झूठा या साबित करना नहीं होता। लिहाजा इस तरह की ये सारी जो कहानियाँ ये मरीम नवाज साहबा की फ्राई पैन कहानियाँ हैं और ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई सबूत नहीं लाता, ना किसी के पास इतने सबूत होते हैं कि वो अदालत में लाकर प्रूफ कर सकें। तो ये सियासी बयानियाँ हैं और ये आज का जो तनाजुर देखें तो उसमें कुछ जजेस को या कुछ अदालतों को ये प्रेशराइज करना होता है कि हमें पता है जी ये पहले हो गया। हालांकि मुझे भी अभी आखिरी बात मैं माजरत चाहता हूँ, लंबी होगी बात, चंद दिन पहले एक बंदा मिला मुस्लिम लीगी, वो कह रहा था कि फलां शादी पे फलां जज साहब ने फलां को कहा कि यार ये कोई इलेक्शन है, ये तो इलेक्शन जब भी अदालत में आएगा उड़ जाएगा और वो जज बड़ी अहम पोस्ट पे हैं और वो सारा है।
तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है, उस बंदे को लेके तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। नहीं, कहता है वो बंदा भी कह रहा है कि पता नहीं मैंने सही सुना नहीं कि उन्होंने किस तरह कहा होगा या इस तरह कहा होगा। तो ये सारी इस तरह की हवाई फायरिंग है, फ्राई पैन कहानियाँ। सर एक चीज़ है फ्राइंग पैन कहानियाँ, तो आपने इनको कहा, लेकिन इनमें से कुछ जो वाकयात है वो वाकई में हुए, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। और फिर एक मिनट सुन लेना, मेरा पूरा सवाल तो सुन लेना भट्टी साहब। इनमें से कुछ चीजें हुई, वाकई में हुई, वो फैक्ट है सर। और जिन्होंने करवाई उनका ताल्लुक या जिन पे इल्जाम लगाया जाता है उनका ताल्लुक आपको पता है कहां से जोड़ा जाता है, ताकतवर हलकों से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप ये मिसालें देके क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई ताकतवर हलकों की तरफ से मैसेज आ रहा है, वहां कोई इन्वॉल्वमेंट है? मैडम शेख, पहली बात तो ये कि जब ताकतवर हलके होते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट होती है इमरान खान के साथ, तो वो लगती है बुरी और उन पर लगते हैं तरह तरह के इल्जामात। वो अली मीन गंडापुर ने वो जो जेम्स बॉन्ड की सूरत में केपी असेंबली में पहुंच के कहा कि सवाल है ही नहीं है, मैं तो अच्छी बुरी की बात ही नहीं कर रही, वो तो बाद में एनालाइज करेंगे ना। इस पैगाम का मकसद वहीं से आ रहा है। नहीं सुनी आपने बात, नहीं सुनी। मैं बात एक जुमला बोल रहा हूं तो हो सकता है आपको जवाब मिल जाए, ना मिले तो मैं माजरत चाहता हूं। जब होते हैं ना ताकतवर हलके इमरान खान के साथ तो वो लगते हैं बुरे, और जब ताकतवर हलके होते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ तो उनकी सारी पिछली बातें जो इनके साथ हुई होती हैं वो भी भूल जाते हैं और वो भी अच्छी लगने लगती हैं। तो मैं आपकी बात ये एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं कि उस दौर में राना सना पर एक जाली मुकदमा बना, होटल के दरवाजे का कम टूटा और वाकयात हुए। मगर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि जब ये हुआ है और आप इसके विक्टिम थे और दूसरी मर्तबा हुकूमत भुगता के गए हो, तो अब क्यों या बोलना बंद कर दो या सब अदालत में आ जाओ, ताकि वो आपकी बात बिल्कुल सही। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल यही जानना चाह रही हूँ। उस वक्त भी गलत है, इस वक्त भी अगर हो रहा है तो गलत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वक्त मलिक अहमद खान साहब अगर ये बात करें तो ये वही पैगाम पहुंचा रहे हैं? ये सवाल है मेरा। जी मैडम शेख साहब, बिल्कुल मलिक अहमद खान साहब आज के तनाजुर में, आज के हो सकता है मुबैना तौर पर, मुमकिना तौर पर किसी अदालत को, किसी जज साहब को पैगाम देना चाह रहे हैं। अच्छा, और सर फिर सबूत भी होगा, अगर वो दावा करें तो सबूत भी वहीं से आ रहा होगा? नहीं, मलिक अहमद साहब के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो अदालत आए तो साबित कर सके। ठीक है, ये अहम बाजी दोनों एक पेज के ऊपर है। मैं बाकी दोनों तज्जियाकार क्या समझते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। सलीम साफी साहब, बड़े दावे से मलिक अहमद खान साहब सबूत का कह तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये होगा भी? कहीं उनके गले तो नहीं पड़ सकता ये उनका बयान? नहीं, इसका तो मुख्तसर तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो सामने ले आए हैं। लेकिन ये जो आईनी तरामीम हो रही है, इसमें मैं एक और अहम नुक्ते की तरफ आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, और वो ये कि ये जो आईन है इसमें मेरे सूबे का नाम गलत लिखा गया है। और पहले तो इसका जो खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ जब खैबर को मिलाया गया था तो खैबर इस पख्तूनख्वा का हिस्सा है। ये इस तरह है कि आप पंजाब का नाम रख दें कि पंजाब मुजफ्फरगढ़, तो पंजाब मुजफ्फरगढ़ से को लोग क्या कहेंगे? तो अब उस पे सुना है कि कंसेंसस अहमद वली खान ने इस इशू को उठाया था और उस पे कंसेंसस हो रहा है कि उससे खैबर का लफ्ज़ हटाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी इस आईन में जो पख्तूनख्वा का लफ्ज़ लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग गलत है, तो वो स्पेलिंग भी इनको ठीक करनी चाहिए। इन्होंने स्पेलिंग उसकी लिखी है PAKHTOONKHAWA, यानी पख्तूनख्वा लिखा है। असल लफ्ज़ पख्तून है और असल लफ्ज़ पख्तूनख्वा है। तो मेरी अपनी पार्लियामेंटेरियन से ये गुजारिश है कि ये काम अगर वो कर रहे हैं और उस आर्टिकल में भी तब्दीली लाई जा रही है तो पख्तूनख्वा की स्पेलिंग को भी ठीक कर लिया जाए, एक की बजाय यू कर लिया जाए। ठीक है सर, और मजीद मलिक अहमद खान साहब के बयान पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जमा खातिर ये भी कर लीजिए, 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा हुआ है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम वाला। आपको लगता है वहाँ पर ये मामला उठाया जा सकता है? कुछ उनके पास वो तो मैंने अर्ज कर दिया, ठीक है, कि अगर उनके पास सबूत है तो सामने ले आए। ठीक है। एजाज सैयद साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरह दावा कर रहे हैं कोई सबूत होगा, और अगर है तो क्यों नहीं अभी तक मंजर आम पर लाया गया?
अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बड़े गौर से सुनी इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू। सलीम भाई ने बड़ी मोहतात अंदाज में एक बड़ी वैलिड बात की है कि वो सबूत है तो सामने लाएं। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मलिक अहमद खान साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून के फैसल वाडा है नंबर 1। और फैसल वाडा साहब का जब हम नाम लेते हैं तो पूरा एक बैकग्राउंड है। तो मुस्लिम लीग नून के फैसल वाडा है मलिक अहमद खान साहब। दूसरी बात यह है कि क्या इस बात में कोई डाउट है कि हमारे जो जज साहिबान हैं वो सियासत में मुलव्वस नहीं रहे? मुझे तो कोई डाउट नहीं लगता। मैं अभी रिसेंट पास्ट के 2 वाकयात आपको बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक रिपोर्ट पेश की गई थी कुछ अर्सा पहले, जब इनका पहला टेन्योर था, उस वक्त की बात है। उस रिपोर्ट में मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, खुद पढ़ी है मैंने रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में जस्टिस साकिब निसार साहब का जिक्र था और अमीर हुसैन भट्टी साहब जो कि चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनका जिक्र था। और उनके टेलीफोन की एक कॉल का जिक्र था जिसमें मुबैना तौर पर उस रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया निसार साहब किस तरीके से जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको कुछ स्पेसिफिक हदायत दे रहे हैं। और अगली बात ये थी कि उन स्पेसिफिक हदायत पर अमल दरामद भी हुआ। अब वो रिपोर्ट ठीक थी, गलत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश की गई और जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड फैक्ट्स बता रहे थे, ग्राउंड डेवलपमेंट्स जो चीजें हो रही थी वो एग्जैक्टली वैसे ही हो रही थी जो कि उस रिपोर्ट में पेश की गई थी, नंबर 1। नंबर 2, उसी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज का भी जिक्र था जिनसे साकिब निसार साहब के फोन पर राब्तों का जिक्र था। और वो जज जो है उन्होंने जो बाद में कंडक्ट किया तो वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही था। अच्छा, अब 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो अदलिया के बाज जज साहिबान हैं, सारे नहीं, बाज जज साहिबान ने उसी तरह सियासत में मुलव्वस रहे हैं, माजी में भी रहे हैं और आज भी हैं। जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो अफसरान हैं, हमारी फौज पे जिस तरह हम इल्जाम लगाते होते हैं या फौज के ऊपर बात करते हैं कि बाज जर्नैल जो हैं वो वर्दी पहन कर सियासत करते हैं, तो ये एक हकीकत है कि हमारे बाज जज साहिबान वो अदालत का और अदलिया का गाउन पहन कर सियासत करते हैं। इसकी मिसालें मैंने माजी में दी हैं। वो जो वाकयात हैं आज भी किसी न किसी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन सारी अदलिया सियासत में मुलव्वस नहीं है। बाज बड़े अच्छे जज भी हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि माजी में जब तक ये जो जज साहिबान हैं ये मुदाखलत करते हैं सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के तहत उनके साथ मिलकर, तो तब ये जज साहिबान अच्छे होते हैं, ये बाइज्जत रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जब ये अपना एजेंडा ले आते हैं या अपनी किसी सियासी जमात से मोहब्बत ले आते हैं तो तब उनके बारे में इस तरह की खबरें लीक होती हैं या लीक की जाती हैं, जिस तरह की खबरें मलिक अहमद साहब और फैसल वाडा साहब अक्सर टेलीविजन के ऊपर आकर बताते हैं। और जाहिर है ये जो 2 चैनल्स मैंने 2 जमातों के या 2 शख्सियात कंपैरिजन किया, बैकग्राउंड है ये लोग कहां पर कनेक्टेड है। तो मुझे तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारी अदलिया के जो बाज जज साहिबान हैं वो सियासत में मुलव्वस रहे हैं। और आज भी बाज ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिसमें कहते हैं ना कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, तो आज भी ऐसे शवाहिद मिलते हैं। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता कि कोई बात करूंगा तो फिर वो कहेंगे ना कि तौहीने अदालत हो जाएगी, तो मैं तौहीने अदालत नहीं करना सर। वैसे खुल के मलिक अहमद खान साहब जब बात कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये भी तौहीने अदालत के जुमरे में आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मलिक अहमद खान साहब हैं उन्होंने ये बयान देकर पूरी अदलिया को कुटारे में डाल दिया। ज्यादा अच्छा होता कि वो खुद एक आईनी पोजीशन पे है, अपनी असेंबली में जाकर बात करते, वहां पर उनको कोई आईन के तहत कोई पूछ भी नहीं सकता था। नाम लेते उन जज साहिबान, उन जज साहिबान का नाम लेते और उनके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए। अगर कोई जज साहिबान मुलव्वस है तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है, और अगर मलिक अहमद खान साहब को इस आईनी पोजीशन पर रहते हुए उसका इल्म है और वो छुपा रहे हैं तो ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि उनके पास इस बात का इख्तियार और कानूनी और आईनी प्रोटेक्शन है कि वो पार्लियामेंट में जाकर
बात कर सकते हैं और उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, और फिर भी वो छुपा रहे हैं। अच्छा, मेरा तो जो सवाल करने का बुनियादी मकसद ही यही था कि ये कोई आम इल्ज़ामात नहीं है, ये एक आप सिटिंग जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हो, उसके तो रेप्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो फिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? क्या उसका यही हाल है कि आप पूरी की पूरी आईनी तरमीम, आईनी ढांचा ही बिगाड़ दो? मैमल कुछ कहना चाह रही हैं। मैमल प्लीज कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। एक चीज ऐड कर दूं, अलीना, जो आपने बात कही है ना कि ये भी एक्शन नहीं ले रहे, मसला ये है कि हमारे जज साहिबान जो हैं वो सियासत करते हैं और उसके शवाहिद मौजूद है, और हमारी जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है ये भी सियासत करते हैं। ये लड़ाई थी बेसिकली, आपको पता है, ये लड़ाई शुरू हुई थी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान। फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक स्टेटमेंट दिया और मुस्लिम लीग नून आ गई इसमें प्रोटेक्टर के तौर पे। फिर माजरत, कता कलामी की माजरत, लेकिन मैं बड़ी बोल्ड होके, मैंने उस दिन कुछ रोज पहले भट्टी साहब से भी सवाल किया था, मैं दोबारा बात दोहराऊंगी कि जो ये तासुर था जिनसे मुतल्लिक के उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, उनका कॉन्डक्ट सही नहीं है, उनसे मुतल्लिक हमने देखा कार्रवाई भी हुई, उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी आए, और 2 जजेस बड़ी एविडेंटली उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो अगर इस तरह के सबूत या रिपोर्टें जैसे आप कह रहे हैं मिसकॉन्डक्ट की मौजूद हैं, तो अब क्या मुश्किल है कि वो अब मंजर आम पर नहीं आ सकती हैं, और उनसे मुतल्लिक इस तरह की क्यों नहीं रविश इख्तियार की गई? ये बड़ा अहम सवाल क्या है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इस तरह की रिपोर्टें जब मंजर आम पर आएंगी तो फिर उन रिपोर्टों का जरिया भी पूछा जाएगा। फिर ये बात भी सामने आएगी कि ये जो जज साहिबान हैं इनको भी कोई सुन रहा है और इनको भी कोई नोट कर रहा है और इनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसका जवाब कैसे आएगा? तो फिर ये बातें अदालतों में जाके साबित नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो इरशाद भाई ने कहा ना कि सबूत कोई नहीं है। देखिए, हर बात का कोई सबूत नहीं होता। जो सबसे पावरफुल बात होती है वो आपका होता है मॉरल कॉन्डक्ट। अगर आप इखलाकी तौर पर आला पेडिस्टल पे खड़े हुए हैं तो फिर कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता। ये मेरे ख्याल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया। जी देखिए रीना, 2-3 चीजें इसके अंदर मैं ऐड करना चाह रही थी। एक तो पहली चीज तो ये है कि ये रूमर बिल्कुल वाकई अगर सबूत ऐसा है, कोई बात हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं और बड़े वसूख से कहते हैं कि ये बात हुई है और किसने की है। तो अगर ऐसी कोई चीज है सामने जरूर आनी चाहिए। लेकिन मैं जो बात ये कर रही थी कि अगर एक निजी महफिल के अंदर उन्होंने कोई ऐसी बात की भी है, क्या वो चीज उनके ओवरऑल फैसलों में या पीछे नजर आती है? हम देखें, जो आप बात करिए कि ये जिस तरह जो एजाज ने भी बात की कि ये चीजें सामने क्यों नहीं आती, क्योंकि जो पिछली जुडिशरी थी उसके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी साथ मिली हुई थी। वो जब सबूत सामने आएंगे ना, उसमें पता चलेगा कि बाजवा साहब ने किसको क्या कहा, फैज ने क्या कहा, बाकी कौन किसको हैंडल कर रहा था, किस तरीके से, वो सामने चीज आएगी। अच्छा, अब वाली जुडिशरी के साथ इस क्योंकि जिस तरह तराव बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी हो रही थी, तो इसके अंदर एक ये भी डिफरेंस जो है वो करने की जरूरत है। हाँ, सियासत जरूर, मैंने आपको उस दिन भी लीना बात की थी कि सियासत बिल्कुल इस वक्त हो रही है अदलिया में और चीफ जस्टिस के खिलाफ, लेकिन वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अगर तो आपने फैसला कर लिया है कि आपने करना है हिसाब किताब एक दफा, तो फिर सारे के सारे आए, टेबल पे रखें क्या चीज़ है क्या नहीं है और आगे मूव ऑन करें। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप पिन पॉइंट कर लें, कुछ चीज़ों को आप दरगुजर करें? भट्टी साहब बैठे हुए बड़े हंस रहे हैं। भट्टी साहब, क्या मसले मसाइल हैं, क्यों हंस रहे हैं आप? मैडम शेख, माज़रत चाहता हूँ, वो एजाज़ वाली बात के तौहीन अदालत हो जाएगी, बल्कि बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी। सिर्फ एक फिक्रा दोहराना चाहता हूँ जो मैमल ने कहा कि पिछली वाली जुडिशरी मिली हुई थी, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या मैमल ने कहा है? नहीं, जो पिछली वाली जो मिली थी वो कह रहे हैं ना, पिछली वाली फिक्रा फिर गौर से मैमल सुनिएगा, पिछली वाली जुडिशरी ही मिली हुई थी। पार्लिमानी कार्रवाई, हमारे फ्लोर को इस्तिस्ना है सर, ये पहले मुझे पूछ लेने दे, हमारे फ्लोर को किस हद तक प्रोटेक्शन है? पिछली की बात हो रही है। नहीं, मैं भट्टी साहब को जुमला नहीं पूरा सुन सकी थी सही तरह से। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस असेंबली के फ्लोर पे कितनी प्रोटेक्शन है, बात करने की कितनी नहीं है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये बड़ा संजीदा मामला है जी। मलिक अहमद खान साहब अगर जुडिशरी से मुतल्लिक इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है हमारा सारा पैनल इसके ऊपर मुत्तफिक है कि उनके पास अगर सबूत हैं तो उनको इल्ज़ाम तराशी से आगे बढ़ना चाहिए और सामने लानी चाहिए चीज़ें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। SCO में क्या गहमा गहमी चल रही है, एजाज सैयद साहब को हम देख रहे हैं, वो इसी सिलसिले में कहीं बैठे हुए हैं, ज़रा जानते हैं मज़ीद क्या हो रहा है आफ्टर ब्रेक।
SCO इजलास मुख्तलिफ डेलीगेशंस मुख्तलिफ ममालिक की आ रही हैं, इससे मुतालिक तो हम बात करेंगे, लेकिन हाईलाइट ऑफ द शो है कि जी वज़ीर ख़ारजा भारत के पाकिस्तान आ चुके हैं। बायलैटरली फोरम तो नहीं है, कोई 1-on-1 मुलाकात का इम्कान भी नहीं है, लेकिन इस दौरे से क्या निकल कर आ सकता है, सबकी नज़रें उसके ऊपर जमी हुई हैं। और ख़ासकर जब नवाज शरीफ साहब जिन्होंने कल भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से बात की, इंटरव्यू तो नहीं दिया लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं पाक भारत ताल्लुकात से मुतालिक, और कहा है कि वो हमेशा से पाक भारत अच्छे ताल्लुकात के हामी रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात की बहाली का कोई मौका निकलेगा। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि बड़ा अच्छा होता अगर मोदी SCO पर खुद पाकिस्तान आते, और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल करीब में मोदी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात और इंटरेस्टिंग बयान जो कि नवाज शरीफ की तरफ से सामने आया है। और ख़ासकर अभी कुछ अरसा पहले, कुछ महीनों पहले हमने देखा नवाज शरीफ ने तकरीब से खिताब के दौरान ये भी कहा कि लाहौर डिक्लेरेशन की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की, ये गलती थी। इस बात का पब्लिकली उन्होंने इजहार किया, यानी कारगिल वॉर के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का स्टांस जो था उससे 2 कदम पीछे हटे। ये सब कुछ कैसे एडअप करता है और पाकिस्तान भारत ताल्लुकात आगे किस तरह से देखते हैं हमारे तज्जियाकार, ज़रा इनके ऊपर बात करते हैं। क्या रुकावट है और क्या हासिल किया जा सकता है? एजाज सैयद साहब, सर हम देख रहे हैं आप गहमा गहमी के दरमियान में, ये बताइएगा क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये जो दौरा है वज़ीर ख़ारजा का उनसे? अलीना, मैं पहले तो बता दूं कि मैं बैठा का हूँ। मैं ये पाक चाइना सेंटर है जो कि वजारत इत्तलात ने तैयार किया है, PID ने तैयार किया है। यहाँ पर SCO ममालिक के तमाम जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर, बड़ी गहमा गहमी है। पाकिस्तान और भारत का जितना भी तनाव हो ना सरकारी तौर पर, यहाँ पर मेरे पीछे बिल्कुल गीता मोहन बैठी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, साथ ही देवी रूपा बैठी हुई है, सुहासिनी हैदर यहाँ पर बैठी हुई है, और भी काफी सारे दोस्त आए हुए हैं। तो जब सरकारें जितनी ज्यादा आपस में लड़ाई कर रही हो, जो जर्नलिस्ट आपस में मिलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वो बड़ी प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, और ये भी फ्रैंकली बड़ी प्यार मोहब्बत से हम और इस तरह के फोरम्स का मकसद भी यही होता है कि आपस में जो इंटरैक्शन है तमाम ममालिक का, चाहे वो पाक भारत हो या बाकी हो, ये बड़ा अच्छा है कि ये मौका मिल रहा है। सर ये बताइएगा, अब ये खास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है, इसकी टाइमिंग, इसका मकसद और किस तरह से इसका इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बारे में जो ख्यालात हैं ये नए नहीं हैं। कारगिल की जंग से पहले वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, फिर कारगिल हो गया था, फिर हमें याद है कि 2015 में 25 दिसंबर को भारत के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए थे, नरेंद्र मोदी। उसके बाद हमने देखा कि पठानकोट का वाकया हो गया था, फिर हमने देखा कि उससे भी पहले अगर चले जाएं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कंपोजिट डायलॉग थे वो डायलॉग अपनी पीक के ऊपर थे, और हम तो ये कर रहे थे कि जो नई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी वो भी उसको आगे लेकर जाएगी। सलीम साफ़ी साहब, क्या आप समझते हैं ये जो कनेक्शन पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा मुअत्तल हुआ है, ये जुड़ सकता है, और क्या SCO में वज़ीर ख़ारजा का आना इसकी पहली कड़ी हो सकता है? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पर जो SCO है ये बनाया है चाइना ने और रशिया के साथ मिलके, और फिर कई साल तक पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक उसके मेंबर भी नहीं थे। शुरू में सेंट्रल एशिया के जो ममालिक थे वो इसके मेंबर थे, उसमें भी एक मेंबर नहीं था, और बाद में इसका दायरा वसी हो गया, और 2017 में पहले पाकिस्तान और इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था, उसके बाद उन दोनों को फुल मेंबरशिप मिल गई। तो इसके एजेंडे में जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुनियादी जो मकासद SCO के बयान किए गए हैं वो टेररिज्म है, वो एक्सट्रीमिज़म है जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, और वो कनेक्टिविटी भी है। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2001 की जंग के बाद जब अफगानिस्तान में जंग हुई और नेटो एक बार फिर मुतहरिक हो गया, क्योंकि उससे पहले लोगों का ये ख्याल था कि सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के
बाद जो था अमरन नेटो की अहमियत ख़त्म हो गई थी। तो नेटो जब दोबारा एक्टिव हो गया था तो कुछ लोग ये राय रखते हैं कि नेटो के मुकाबले में मशरिकी अक़वाम का एक फोरम ये बना दिया गया है। तो फोरम के लिहाज से वो इंतहाई इस राय में कितना वजन है, क्योंकि नेटो एक बिल्कुल अलग और जो इसके ममालिक हैं, एससीओ ममालिक मेंबर्स हैं, उनकी हैयत बिल्कुल अलग है। आई मीन अगर अलायंस है इस तरह के मामलात के ऊपर, तो पाकिस्तान इंडिया की अलायंस होना, क्या ये इस राय में वजन है? नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फोरम इंतहाई अहम है, लेकिन ये बायलैटरल डिस्प्यूट के हल के लिए उस तरह नहीं है। और अभी भी इसमें कोई सिर्फ हमारे नहीं है, और भी मेंबर मुल्कों के आपस में तनाज़ात हो सकते हैं, लेकिन बायलैटरल डिस्प्यूट के लिए ना माजी में ये फोरम इस्तेमाल हुआ है और ना अब इस्तेमाल होगा। अभी भी जो जयशंकर आ रहे हैं तो वो इस सीओ में शिरकत के लिए आ रहे हैं। कोई बायलैटरल उनके साथ पहले से तय नहीं हुआ है, ना कोई मुलाकात तय हुई है, ना मुज़ाकरात तय हुए हैं। इसलिए सर, अगर इसे हटकर नवाज शरीफ के बयान को देखा जाए तो उसके ऊपर अगर आप मुख्तसरन कुछ कहना चाहें तो उस तनाजुर में। वो तो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, और जिस तरह एजाज ने उसकी तरफ इशारा किया कि नवाज शरीफ जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने तो उसके कुछ अरसे बाद वो इस नतीजे तक पहुँचे थे कि पाकिस्तान के मसाइल तभी पूरी तरह हल हो सकते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो। अच्छा, मैं एक और जाविये से देखती हूँ, मैं महमल के पास ये सवाल लेके जाती हूँ। महमल, क्या ये एक इस तरह से इसको देखा जा सकता है कि रियासत खुद पहल नहीं बल्कि बैकडोर डिप्लोमेसी की एक शक्ल है? वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब का होना, बैठना और नवाज शरीफ साहब का आगे एक्सटेंड करना, पैगाम पहुँचाना, और नवाज शरीफ साहब की जो शख्सियत है वो वैसे ही पाकिस्तान इंडिया दोस्ती से मुतल्लिक एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है। तो क्या इस जाविये से इसको देखा जा सकता है? नहीं अनीना, मेरे ख्याल में ये इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका एक पर्सनल भी चीज़ है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक्चुअली मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो यकीन रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए। और आपको पता है कि उसके जो सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो 1990s में थी, जब इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, और जिस तरह उसके बाद जब हमने देखा कि वाजपेयी साहब जो है वो पाकिस्तान भी आए। एक्चुअली उस वक्त इंडिया भी चाहता था कि पाकिस्तान के साथ जो है वो अमन हो, वो दोस्ती हो, लेकिन फिर हमने देखा कि कारगिल हो गया। तो वो एक हमने अपॉर्चुनिटी वेस्ट की या मिस कर दी, वो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक चीज है। अब जो है मैं आपको ये बताती चलूं कि मैंने अपने इंडियन जर्नलिस्ट फ्रेंड से भी बात की, उधर जो उनके हुकूमती जराए होते हैं उनसे भी बात होती है कि इसके ऊपर क्या ओवरऑल जो है वो एक गवर्नमेंट के अंदर, मोदी गवर्नमेंट के अंदर क्या रिएक्शन है, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के ऊपर जो रुकावट है। अच्छा, रुकावट एलिना जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इंडिया और मोदी हुकूमत ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से तब बात करेंगे जब वो हमें ये कहें, यानी कि एक क्लियर इंडिकेशन हो कि जो मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई है इसके ऊपर कोई बात ना हो, कि इसके रिवर्स के बेसिकली वो कहते हैं कि ये फाइनल चीज होगी हमारी तरफ से, पाकिस्तान की इसके ऊपर कोई डिमांड ना। अब ये तो हो नहीं सकता, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तो आप जब भी बात करते हैं, जब से ये चीज हुई है तो वो यही कहते हैं कि आर्टिकल 370 के ऊपर कोई चीज होगी, मामला आगे बढ़ेंगे तो फिर हम बात कर सकते हैं। लेकिन इंडिया कहता है कि हमने इस पर बात की थी। तो सबसे बड़ी रुकावट इसके अंदर मोदी हुकूमत है और उनकी मकबूजा कश्मीर की जो पॉलिसी है वो है। अब इसके अंदर क्या होगा, आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, अब आप देखें कि क्या पाकिस्तान इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी हुकूमत होगी कि वो इसके ऊपर अगर इंडिया के साथ बातचीत करना चाहे भी, ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहे भी, लेकिन वो जब तक कश्मीर के ऊपर बगैर बात किए वो आगे बढ़ सकेंगे। तो या तो कोई दोनों हुकूमतों को एक मिडल वे ढूंढनी पड़ेगी, या फिर क्या पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज करेगा। ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इस तरह की चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करे या ऐसे दिखाए कि जैसे आर्टिकल 370 को वो फाइनल समझे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी है और आपको मालूम है कि यूनिलैटरली जिस तरीके से इंडिया ने किया। तो ये जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मोदी गवर्नमेंट ही है। लेकिन हाँ, पास में जिस तरह अभी एजाज ने भी मिसालें दी, इतनी चीजें हुई कि जब एक्चुअली सिविलियन गवर्नमेंट्स दे वर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड और वो लेकर जा रहे थे अमन की तरफ। इवन आप देखें कि मोदी ने विजिट किया था नवाज शरीफ के टाइम पाकिस्तान को, उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या चीजें, उससे पहले जो पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ, 99 का वाजपेयी के दौरे के बाद क्या हुआ। अच्छा, जल्दी से भट्टी साहब से, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, भट्टी साहब से पूछ लेते हैं उनकी राय इसके ऊपर। क्या भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब के बयान की इस वक्त अहमियत आप क्या देखते हैं?
पहली बात तो मैडम शेख एक बड़ी दिलचस्प लंगर गप है कि बरखा दत्त शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आई थी और ना उनको वीज़ा मिला था, और उनको वीज़ा मिला नवाज शरीफ साहब के कहने पर। यह लंगर गप है, और इसलिए वो नवाज शरीफ साहब से मिली, लाहौर से इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद से शाम की फ़्लाइट लेके दुबई चली गई। तो एक तो ये। दूसरा, अब नवाज शरीफ साहब का जो है बयान है, भारत से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, होने चाहिए। नरेंद्र मोदी यहाँ होते तो अच्छा होता, बिल्कुल अच्छा होता कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ होते। और लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के पास वक्त भी है, उनका भाई वज़ीर आज़म है, यानी मतलब बेटी वज़ीर आला है, और 1 पेज की सहूलत है। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन और आइडियल टाइम नवाज शरीफ के पास कोई नहीं होगा कि वो अगर थोड़े से इस हवाले से काम करें। और जहाँ तक है मुस्तकबिल करीब में साथ बैठने की बात, बिल्कुल बैठना चाहिए। लाहौर डिक्लेरेशन की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान की जानिब से हुई, मैं इस पे नहीं एग्री करता, क्योंकि इस पे बहुत सारी अफवाहें हैं कि कारगिल पे उनको ब्रीफिंग दी गई थी, फिर एक नहीं दी गई थी, फिर उन्होंने कहा था मैं कारगिल पे कमीशन बनाऊंगा, नहीं बनाया। तो लेकिन इसमें आग बराबर लगी हुई थी बहरहाल। लेकिन ये है कि इसमें रुकावटें क्या हैं? मकबूजा कश्मीर है, नरेंद्र मोदी और उनकी सोच है, और तीसरी जो बड़ी रुकावट है जो हम समझ नहीं रहे, हमें खुद को पहले अब इस काबिल बनाना है कि भारत, हमें बराबरी की सतह पर हम भारत के पास जाकर उससे बातचीत कर सकें, तो पहले घर दुरुस्त करें। ठीक है, अच्छा खत्म हो गया आपका तज्जिया? मुझे ऐसा लगा मैंने आपको आज अब वक्त से पहले सरप्राइज दे दिया। क्या बात है। अच्छा, एक चीज मेरे लिए और एक बयान बड़ा दिलचस्प था, जब बरखा दत्त एनआई कोर्ट ये कहती हैं कि मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मुझे इंटरव्यू दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड पे आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ या आप कोर्ट कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मैं काफ़ी महीने से कोई पब्लिक स्पीच नहीं किए है या बोल नहीं रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंट्रीगिंग। कोई भी जवाब देना चाहे, क्यों नवाज शरीफ साहब ये खामोशी इख्तियार की हुई है? सच कोई पाबंदी तो नहीं है? मैं अर्ज करूं कुछ सरकार? हाँ, देखिए, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब इन दिनों आवाम से भी शर्माते हैं और मीडिया वालों से भी शर्माते हैं। इस दौरान उनका कोई राब्ता नहीं है, तो जाहिर बात है ये तो बहुत ज्यादती हो जाती। अभी भी वो किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से नहीं मिले हैं, लेकिन बरखा दत्त को ये एजाज उन्होंने बख्श दिया। तो अगर इंटरव्यू भी देते फिर तो बहुत ज्यादा ज्यादती होती। दूसरा, मैं एक पॉइंट उसकी तरफ इशारा करना चाह रहा था कि जिस तरह मेमन ने कहा कि एक तरफ तो अब वो रिजिड हो गए हैं, उन्होंने ये शर्त रख दी है कि भाई आप कश्मीर के स्टेटस की तब्दीली की बात नहीं करेंगे, जबकि हमारा स्टांस इस वक्त ये है कि पहले कश्मीर के पुराने स्टेटस को बहाल करोगे, उसके बाद बात होगी। तो ये दोनों में मुताबिकत लाना बहुत मुश्किल है। और मसला आपका जो बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल कब हल होंगे, तो मसला तो जाहिर बात है वो कश्मीर बुनियादी मसला है। कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो पाकिस्तान आगे से बढ़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है एजाज सईद साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ऑल्सो मुझे ये बताइएगा, एक सेंटिमेंट पाया जा रहा है पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा वेलकम किया अपने गेस्ट को, लेकिन जितना खर्चा किया है और एक ऐसे मुल्क की तरफ से जो वैसे ही माशी तौर पे कमज़ोर है, उसको बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो ये ऑप्टिक्स कैसे जा रहे हैं यहाँ पर, ये पैगाम इस्लामाबाद में कैसे लिया जा रहा है इससे? अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई शक नहीं है। मैं गोवा में था पिछले साल और मैंने एससीओ का इजलास गोवा में अटेंड किया था। हिंदुस्तान ने बड़ी अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया था और बड़े अच्छे अरेंजमेंट थे। फ्रैंकली अरेंजमेंट के हवाले से पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत जो हमारे हिंदुस्तान के साथी जर्नलिस्ट आए हैं वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं इस्लामाबाद को, जिस तरीके से सजाया गया है, जिस तरीके से पाक चाइना मीडिया सेंटर में अरेंजमेंट्स किए गए, तो उसकी तारीफें कर रहे हैं। वैसे मैं ये कह रहा हूँ, बात अच्छी नहीं लगती किसी इंडियन जर्नलिस्ट को मैं लाता बात करता तो तब आप ज्यादा अच्छी बात हो जाती। मैं पूछ लूंगी सबसे। तो जी हाँ, दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में जो जयशंकर साहब आए हैं इससे कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन उनका यहाँ पर आ जाना ही एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। 9 साल बाद वो यहाँ पर आए हैं। 12 साल बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा गए थे गोवा में, बिलावल। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है। ये एक फ्यूचर का एक एनवायरनमेंट
बन रहा है। फ्यूचर के एनवायरनमेंट में ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं जो कि फ्यूचर का एक बड़ा एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, आगे चले हम भी बेहतरी की तरफ गामजन होंगे और उम्मीद रखिए कि ये जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात है एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल होंगे, ये होना पड़ेंगे। ठीक है, नहीं रह सकता। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद तो हम रखते हैं, लेकिन आप लोगों से यही जानना चाह रहे हैं कि उम्मीदें जो हैं वो कितनी हकीकत पसंदाना हैं या फिर ऑन ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इरशाद भट्टी साहब, आई अंडरस्टैंड आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर, लेकिन प्रोग्राम में हमारे पास वक्त खत्म हो गया। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात करेंगे। अभी इतना ही, अल्लाह हाफिज़।